नमस्कार, मैं दीपक शर्मा हूँ। मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज देश की संसद सारा दिन ठप रही, ना राज्यसभा चली ना लोकसभा चली, और सारी दक्षिण भारत की जो पार्टियां हैं वो मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ लामबंद होती रही। और इस हंगामे के बीच सबसे ज्यादा जो स्थिति डामाडोल है वो मिस्टर नायडू की, नायडू बाबू की स्थिति सबसे ज्यादा नाजुक है, क्योंकि दक्षिण भारत की पार्टियां जो संसद को ठप कर रही हैं उसका सबसे बड़ा प्रेशर मोदी से ज्यादा प्रेशर मिस्टर नायडू पे आ रहा है। मेरी जिम्मेदारी है शेर के नाते, इसलिए मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप जाइए बाहर। आप सदन नहीं चलाना चाहते। और सच्चाई यह है कि अगर ये हालात और बिगड़े, आने वाले दिनों में ये हालात और बिगड़ते हैं संसद में, तो नायडू बाबू के पास अब दो ही ऑप्शन हैं। या तो वो दक्षिण भारत के साथ जाएं, अपना वोट बैंक बचाएं, या फिर मिस्टर मोदी के साथ जाएं। आप कह सकते हैं कि नायडू बाबू की स्थिति ऐसी है कि आगे कुआं है, पीछे खाई है। अब दोस्तों, चाहे कांग्रेस पार्टी हो जिसकी तेलंगाना में और कर्नाटक में सरकार है दक्षिण में, या फिर स्टैलिन साहब हों जो जिनकी सरकार तमिलनाडु में, या फिर वामपंथी दल हैं, लेफ्ट पार्टी जिनकी केरल में सरकार है, ये सारी पार्टियां, कांग्रेस, डीएमके, लेफ्ट या फिर बीआरएस, सारी पार्टियां, कांग्रेस डीएमके जिसमें प्रमुख हैं, ये बार बार प्रेशराइज कर रही हैं नायडू बाबू को दो इश्यूज पे, और दोनों इश्यूज बड़े नाजुक हैं। पहला इशू ये है कि वक्फ बोर्ड पर विपक्षी पार्टियां कह रही हैं मिस्टर नायडू से कि आप वक्फ बोर्ड में जो नया कानून, जो अमेंडमेंट बिल फिर से इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं मिस्टर मोदी, आप उसका विरोध करिए, अपोज करिए वक्फ बोर्ड को। ये प्रेशर है। अब यहाँ वोट बैंक फंस रहा है नायडू बाबू का, मुस्लिम उनको दिल खोल कर वोट देते हैं, तो यहाँ फंसे हुए हैं। दूसरा मुद्दा डीलिमिटेशन का है, सीटों का बंटवारा है, जो सीटें बढ़ाई जाएंगी या घटाई जाएंगी लोकसभा राज्यसभा में। इस पर भी दक्षिण भारतीयों का प्रेशर है नायडू बाबू पर कि भैया आप मोदी के साथ नहीं, इस मुद्दे पर आप दक्षिण भारत के हो, आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत में, आप साउथ इंडिया के साथ खड़े होइए, आप मिस्टर मोदी के साथ खड़े हो रहे हैं। तो दोनों ही मुद्दों पे अगर आप देखें तो मिस्टर नायडू का जो वोट बैंक है फंसता जा रहा है। और मुसीबत ये है कि ये जो हंगामा है, ये जो संसद ठप हो रही है, या ये जो विरोध बढ़ता जा रहा है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब दोस्तों, सच्चाई ये है कि आज की तारीख में आप कह सकते हैं कि पहली बार जब से 2024 में एनडीए की सरकार बनी है, तब से नायडू बाबू किंग मेकर की तरह मजा ले रहे थे, आनंद ले रहे थे, लुत्फ ले रहे थे। पहली बार ऊंट पहाड़ के नीचे आया, पहली बार नायडू बाबू मुसीबत में फंसे, और ऐसी मुसीबत में फंसे, ऐसे भंवर में फंसे कि निकलना मुश्किल है। और सच कहूं तो दो ऑप्शंस हैं मिस्टर नायडू के पास। पहला ऑप्शन ये है कि भाई वो मोदी जी से बात करें, सहयोगी दल है, उनकी बैसाखियों पे मोदी सरकार चल रही है, तो मोदी जी से बात करें और वक्फ बोर्ड और डीलिमिटेशन, परिसीमन के मामले दोनों ठंडे बस्ते में डाल दें। मोदी जी से कहें कि इसको आप रोक दीजिए, वक्फ बोर्ड के बिल को रोकिए और डीलिमिटेशन की कार्रवाई को रोक दीजिए, इसको पोस्टपोन करिए, स्थगित कर दीजिए, या तो वो ये कह दें। और अगर मोदी नहीं मानते हैं तो फिर मोदी को ही छोड़ दें। अब सवाल यह है कि नायडू बाबू पे जहां डीलिमिटेशन, परिसीमन और वक्फ बोर्ड, दो तलवारें लटकी हैं सिर पर, तो नीतीश बाबू पर भी एक तलवार लटकी वक्फ बोर्ड की, क्योंकि मुस्लिम वोट उनको भी चाहिए और इलेक्शन है बिहार का इस बार। तो फंसे तो नायडू भी हैं और नीतीश भी हैं। नायडू कुछ बुरी तरह फंसे हुए। सवाल इस बात का है कि आने वाले समय में 25 तारीख को एक मीटिंग है जहां पर नायडू बाबू को बुलाया गया है दक्षिण भारत में। अब वो जाते हैं नहीं जाते हैं देखना होगा, नहीं जाते हैं तो और मुसीबत है। सवाल इस बात का है कि आगे की लाइन नायडू नीतीश की क्या होगी, और क्या हम इसका अर्थ ये लगाएं कि पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम, जब से ये सरकार बनी है, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने, पहली बार क्या एनडीए में दरारें दिख रही हैं, एक डिवीजन है, एनडीए मुसीबत में। और ये एक बड़ा इशू है क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति पर ये बड़ी छाप छोड़ सकता है, राष्ट्रीय राजनीति को बदल भी सकता है। मोदी को भी अल्टीमेटली मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। क्या मोदी झुकेंगे? क्या मिस्टर मोदी नीतीश और नायडू के आगे झुकेंगे, या नायडू को झुकना पड़ेगा दक्षिण भारत की पार्टियों के आगे? एक बहुत बड़ा सवाल है। और मैंने कोशिश करी कि इसके और थोड़ा तह में जाऊं, थोड़ा और इसके डीप जाऊं,
नायडू बाबू के बड़े पुराने मित्र कह लीजिए, पत्रकार मित्र कह लीजिए, जो बरसों से नायडू बाबू के साथ उठ बैठ रहे हैं, उमाकांत लकड़ा, मैंने उनको बुलाया कि भाई नायडू बाबू के जहन में क्या चल रहा है, क्या ऐसी नौबत आ सकती है कि वो मिस्टर मोदी को ही छोड़ दें, कैसा हो सकता है अगर संकट गहराया, ये मैंने उनसे पूछा है। और नीतीश बाबू पर क्या असर पड़ेगा, खासकर वक्फ बोर्ड को लेकर, क्योंकि वहाँ इलेक्शन भी है। नीतीश वैसे ही पहले से परेशान है, तो मैंने आज पटना से सरोज जी को बुलाया, सरोज सिंह को बुलाया, और अभिषेक भी होंगे। इन तीनों लोगों की, एक्सपर्ट्स की आप बात सुनिए, एक सेकंड ओपिनियन लीजिए, एक अंदाज़ा आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है एनडीए में, और कहीं ना कहीं पहली बार एनडीए ट्रबल में, मुसीबत में दिख रही है। आप कह सकते हैं बहुत दिन बाद ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। नायडू बाबू को जिस तरह से आप समझते हैं, मुझे लगता है कि हम लोगों के बीच में कोई उतना अच्छा समझता नहीं। क्या नायडू बाबू, अगर उनकी पार्टी पर, उनके वोट बैंक पर खतरा हुआ, ऐसी स्थिति में वो अपना वोट बैंक देखेंगे या मोदी को देखेंगे? मैं एक स्पष्ट जवाब चाह रहा हूं, वोट बैंक या मोदी का पैसा या वोट बैंक की राजनीति? नहीं, देखिए, कोई भी पार्टी तात्कालिक लाभ के लिए इतना इंतजार नहीं करती कि उनकी अपना बेस खत्म हो जाए और वो एक कठपुतली की तरह मोदी की पीछे, आगे पीछे घूमते रहे। जब उनको लगेगा कि बगल वाले स्टेट्स में धुआं उठ रहा है, तमिलनाडु में, दूसरे राज्यों में धुआं उठ रहा है, इधर वक्फ बोर्ड की तलवार लटक रही है, और लंबे समय तक आप जो मोदी सरकार है वो धीरे धीरे अलोकप्रिय हो रही है साउदर्न स्टेट्स में। वहां देखिए, केरला में भी अगले साल चुनाव है, बिहार में तो चुनाव सर पर आ ही गया है। तो अगर ये सारी चीजें होंगी तो देखिए, मैंने देखा कि चंद्रबाबू नायडू फैसला करने में 2 मिनट नहीं लगाएंगे। उन्होंने 3 बार कांग्रेस के साथ छोड़ा, यूनाइटेड फ्रंट के साथ छोड़ा, और जब उन्होंने उनका साथ छोड़ा, फिर 2 बार भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो वो उन्होंने गच्चा दे दिया बीजेपी को, और इसी तरह के मुद्दों पर गच्चा दिया। तो मुझे नहीं लगता कि चंद्रबाबू नायडू एक विश्वसनीय एलाइज है आज की तारीख में। वो केवल अपने आंध्र प्रदेश के इंटरेस्ट के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और लेकिन अगर सर से पानी गुजर गया तो वो इतने श्रूड हैं, उनके जो पत्ते होते हैं वो इतना ढंग से चलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को पता ही नहीं चलेगा, और उनके एमपी राष्ट्रपति भवन जाकर के समर्थन वापसी की चिट्ठी दे देंगे। तो ये तमाम तरह के जो सवाल है, लेकिन सवाल उनके पास सवाल ये भी है, एक छोटा सा पॉइंट है कि चंद्रबाबू नायडू मौजूदा जो डिस्पेंसेशन है, जो एनडीए अलायंस है दिल्ली में, इसी लोकसभा में अगर कोई वैकल्पिक सरकार बनने की सूरत होगी, जिस दिन बनेगी, क्योंकि उनको चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट, वो एक विरोधी सरकार को केंद्र में बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको दरकार है। तो अगर कोई वैकल्पिक सरकार 18वें लोकसभा में केंद्र में बनने की सूरत होगी, तो चंद्रबाबू नायडू पहले व्यक्ति होंगे जो उस नाव से कूद करके इस नाव में आएंगे। इतना मैं आपको कह सकता हूँ जी। पहले नेता होंगे जो संकट अगर पड़ेगा, अगर नायडू को लगता है कि मोदी से नुकसान हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा है, और उनकी जो अपनी कंस्टिट्यूंसी है आंध्र प्रदेश में, अगर जनता चाहती है कि सीटें ज्यादा मिलें डिलिमिटेशन में, और एक प्रेशर आंध्र प्रदेश में नायडू बाबू पे आता है, तो अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए नायडू किसी भी हद को पार कर सकते हैं। यानी लब्बो-लुआब ये है कि मोदी को छोड़ सकते हैं अगर उनकी खुद की राजनीति संकट में पड़ी। अभिषेक, आप चूंकि सारा डेटा देखते हैं, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स को वॉच कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, मेरा सवाल ये है कि नायडू पर 2 तलवारें लटकी हुई हैं, एक वक्फ बोर्ड की तलवार है और एक डीलिमिटेशन की तलवार है। डीलिमिटेशन सीधे सीधे पब्लिक को इफेक्ट कर रही है, और वक्फ बोर्ड पर जिस तरह से अभी तक नायडू ने मोदी का साथ दिया है, मुस्लिम उनसे नाराज हो सकते हैं। आपको लगता है कि वक्फ बोर्ड में नीतीश भी फंसे हैं, नीतीश भी वक्फ बोर्ड में फंसे हैं और नायडू भी फंसे हुए हैं, और यहाँ कहीं ना कहीं आपको वक्फ बोर्ड के इशू पर एनडीए में आपको एक डिवीजन दिखता है? देखिए दीपक जी, एनडीए में डिवीजन तो पहले से ही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 240 पर भले ही आ गई, लेकिन सरकार को चलाने का जो ढर्रा था वो 272 प्लस वाला अभी भी है, बहुमत की सरकार वाला ढर्रा अभी भी है, और उससे न तो नायडू खुश है न नीतीश कुमार खुश है। परिस्थितियां अलग है, इंडिया गठबंधन से ढंग से न्योता नहीं मिला, वो भी बात अलग है, लेकिन अब मुद्दों के आधार पर टकराहट है। नायडू की टकराहट वक्फ बोर्ड और डिलिमिटेशन दोनों पर है,
नीतीश कुमार की टकराहट वक्फ के मुद्दे पर भी है, आरक्षण बढ़ाने के मुद्दे पर भी है, जातिगत जनगणना के मुद्दे पर भी है। अब नरेंद्र मोदी कैसे फंस रहे हैं नीतीश कुमार के ट्रैप में, नायडू वाली बात तो खैर बता दी उमाकांत सर ने, नीतीश कुमार के ट्रैप में कैसे फंस रहे हैं वो देखे जाने वाली बात है। क्योंकि सबसे पहले डिलिमिटेशन उन्हें कराना है तो जनगणना करानी होगी, जनगणना करानी होगी तो जाति जनगणना वाला मामला सोल्व करना होगा जी। और वो करने के लिए जब एक तरफ चंद्रबाबू नायडू दबाव बना रहे हैं तो यहाँ नीतीश कुमार को स्टेट असेंबली इलेक्शन में जो सर पर खड़ा है इलेक्शन, उसमें सीटों की बार्गेनिंग में ज्यादा सुविधा हो रही है। क्योंकि कोई भी सरकार जो अल्पमत में है, जो बहुमत अपने बूते जिसके पास नहीं है, सारे फ्रंट एक साथ खोल करके नहीं रखेगी, सबसे झगड़ा करके नहीं रखेगी, चाहे नायडू भी हो, नीतीश भी हो, एकनाथ शिंदे भी हो, ये काम नहीं करेगी। तो एक तरफ प्रेशर उधर बढ़ रहा है तो काम इनका आसान हो रहा है। लेकिन सवाल यही है कि ये खेल कब तक चलेगा। बबल, एक बैलून जो है ज्यादा दबेगा तो ब्रस्ट ही करेगा, यही होता है। राजनीति उलझती जा रही है और इस उलझती राजनीति में नायडू नीतीश दोनों उलझ रहे हैं। क्योंकि जैसा अभिषेक ने कहा कि सिर्फ परिसीमन सीटों के बंटवारे का मसला नहीं है, यहाँ पर मसला कास्ट सेंसस है, जाति आधार पे जो सेंसस चाहते हैं वो एक नीतीश कुमार की डिमांड है। दूसरा, मुसलमानों को लेकर जो वक्फ बोर्ड में जिस तरह से मोदी उम्मीद कर रहे हैं कि नीतीश साथ दे, वहां पर मुस्लिम वोट कहीं ना कहीं नीतीश के हाथ से दरक रहा है। तो परेशान नीतीश भी हैं और परेशान नायडू भी हैं। सरोज जी, भाई आप नीतीश कुमार के कैंप में चाय भी पीते हैं, नाश्ता भी करते हैं और बातचीत भी आपकी होती रहती है। क्या मैं ये चीज पूछ सकता हूं, क्योंकि आप पटना में हैं, नीतीश कुमार के घर से कुछ दूर पर हैं, क्या नीतीश कुमार के कैंप में बेचैनी है वक्फ बोर्ड को लेकर? वक्फ बोर्ड को लेकर मुस्लिम उनके हाथ से निकल जाएगा? और क्या मुसलमानों का वोट नीतीश कुमार को मिलता रहा है जब बावजूद इसके कि वो बीजेपी के साथ खड़े? देखिए दीपक भाई, सबसे बड़ी बेचैनी जो हो रही है वक्फ बोर्ड को तुल्य बेचैनी है, इस पर भी हम बात करेंगे, और जातीय जनगणना पर भी बेचैनी है। लेकिन सबसे बड़ी बेचैनी है अमित शाह 29 तारीख को आ रहे हैं। अपने तमाम सांसदों को विधायकों को उन्होंने तलब कर दिया है और एक ही नारा दिया है, जीतो या जाओ। कोर कमेटी की भी बैठक रात में बुलाई गई 29 तारीख की रात में, जो उन्होंने ऐलान किया था कि मैं डेरा डालूंगा। तो 2 दिन के लिए पटना आ रहे हैं अमित शाह, 29 तारीख और 30 तारीख के। तमाम पॉलिटिकल कवायद करेंगे और ये तय करेंगे। सरोज भाई बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात करी कि अमित शाह डेरा डाल के बैठेंगे, सारे सांसदों से, विधायकों से वो बात कर रहे हैं, भाजपा के पदाधिकारियों से। क्या प्लान बी भी तैयार कर सकते हैं? क्या प्लान बी तैयार हो रहा है कि अगर नीतीश बाई चांस वक्फ बोर्ड के मुद्दे पे, जाति सेंसस के मुद्दे पे और तमाम मुद्दों पे अगर वो अलग होते हैं, उनको लगता है मेरी पार्टी ना तोड़ दे अमित शाह, अगर नीतीश कुमार अलग हुए तो क्या अमित शाह ये भी प्लान कर रहे हैं कि बीजेपी अकेले दम पे चुनाव कैसे लड़े? क्या इस तरह की भी प्लानिंग है? प्लान बी तैयार हो रहा है? एकदम प्लान बी है। जिस तरह का दबाव है वक्फ कानून को लेकर, देखिए बहुत सारे जो मुस्लिम विधायक हैं, एमएलसी है, उनसे आज भी मेरी विधानसभा में बात हुई है, साफ कर रहे हैं कि हम लोग किसी कीमत पर नहीं मानेंगे इसको। हम लोग बार बार नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि इसको आप रिजेक्ट करिए, सिरे से रिजेक्ट कर दीजिए, नहीं तो फिर जनता दल यूनाइटेड और मुसलमानों का कोई रिश्ता नहीं रहेगा। हम लोग कहाँ रहेंगे हम लोग को नहीं पता है एकदम जी। तो ये जो टेम्परामेंट है मुस्लिम विधायकों का यहाँ पर, जो जनता दल यूनाइटेड से जुड़े हुए हैं, वो एक बड़ा दबाव नीतीश कुमार के ऊपर डाल रहा है कि आपको कुछ फैसला करना पड़ेगा। लेकिन जो ललन सिंह का भाषण हुआ था पार्लियामेंट में और उसके बाद जो बिहार में जो भाषा बदली है, ये जो डोलड्रम वाली स्थिति है उसको क्लियर करने के लिए तमाम जो है गुलाम गौस टाइप जितने भी उनके विधायक हैं और एमएलसी हैं वो दबाव बनाए हुए हैं। तो दोहरा दबाव है। ओके, मैं आ रहा हूँ उमाकांत लखेड़ा जी के पास। उमाकांत जी, आप लोकसभा कवर कर रहे हैं इतने बरसों से और लोकसभा आज भी आप कवर करते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर वक्फ बोर्ड को लेकर और डिलिमिटेशन को लेकर नीतीश परेशान है, नायडू परेशान है, वक्फ बोर्ड को लेकर अजीत पवार भी परेशान है, क्योंकि एनसीपी जो उनकी पार्टी, उनको मुस्लिम्स का वोट मिलता है। कई मुस्लिम नेता इंपॉर्टेंट ओहदों पर भी हैं अजीत पवार की पार्टी में, और चिराग पासवान तो पूरी तरह से आप कह सकते हैं उनको मुस्लिम का एक बड़ा वोट मिलता रहा है। क्या चिराग पासवान, अजीत पवार, नीतीश कुमार, नायडू, सबका अस्तित्व खतरे में आ सकता है? क्या ये लोग मिलकर
मोदी पर दबाव डाल सकते हैं कि भाई ये जो डिलिमिटेशन का मामला है, वक्फ बोर्ड का मामला है, इसको मोदी जी कुछ महीनों के लिए टाल दीजिए, कुछ सत्र के लिए टाल दीजिए। क्या इनकी ये स्ट्रेटेजी हो सकती है?